मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 में संकलित बिस्कोहर की माटी पाठ को पढ़ेंगे। इसके रचयिता हैं विश्वनाथ त्रिपाठी और विश्वनाथ त्रिपाठी ने इस पाठ के माध्यम से गांव में प्रकृति चित्रण को दर्शाया है और वहाँ की जो संबंधित जीवनचर्या है वो कैसे वो चीज़ें अब लुप्त होती जा रही हैं और अपनी स्मृतियों के आधार पर कि बिस्कोहर उनका गांव था वो उसको याद करते हैं कि वहाँ गांव में क्या क्या हुआ करता था और कैसे कैसे जो स्त्रियां हैं वो गाना गाया करती थी, कौन कौन सी फसलें उगा करती थी और जब लू का यानी गर्मी का समय हुआ करता था तो कैसी परिस्थितियां उनके गांव में होती थी, क्या क्या उपचार होते थे, उन्हें अपने जो गांव के वृक्ष हैं वो किस रूप में लगते थे या सावन का मौसम आने पर वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी होती थी और कीचड़ जम जाना। इस आधार पे प्रकृति के सौंदर्य को, एक ग्रामीण परिवेश को इसके माध्यम से वो दर्शाते हैं। ये उनका निजी अनुभव है, ये उनका खुद का गांव था और उस गांव की प्रशंसा इस पाठ में उन्होंने की है। तो इस पाठ के कुछ स्मरणीय बिंदु इस प्रकार हैं कि यह पाठ लेखक ने अपने गांव तथा वहाँ के प्राकृतिक परिवेश, ग्रामीण जीवन शैली, गांव में प्रचलित घरेलू उपचार और अपनी माँ से जुड़ी यादों का वर्णन करते हैं। तो प्राकृतिक परिवेश में वो हर तरह तरह की चीज़ें यहाँ की बताते हैं कि कैसे लू पड़ने पर या जब वातावरण परिवर्तित होता था और क्या क्या वो किया करते थे, किस प्रकार से वहाँ पर कौन कौन सी खेती हुआ करती थी, कौन से जो जैसे कोइया नाम का एक जल पुष्प हुआ करता था वो वहाँ पर ही प्रचलित था उनके गांव में। इसके साथ ही घरेलू उपचार कि लू लग जाने पर बच्चे को प्याज से या तरह तरह से काढ़ा बनाकर या शरबत पिलाकर उसके कैसे उसको लू से बचाया जाता था। और जो माँ है उनसे जुड़ी हुई यादें कि उनके भाई थे, छोटे भाई, जब वो पैदा हुए और उन्होंने जन्म लिया तो कैसे उनकी माँ जो है उनका जो प्रेम है वो किस प्रकार का था कि वो उन्हें लगता था कि उनका प्रेम बट गया है, यानी अब माँ छोटे भाई को ज़्यादा प्रेम करती है। और वो बताते हैं कि माँ की जो स्मृतियाँ हैं या जो माँ उनसे जो जुड़ी हुई थी वो कुछ इस प्रकार है। एक बतख का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि बतख जो होती है जैसे ऊपर उड़ने वाले पक्षियों से अपने बच्चे को बचाती है, उसी प्रकार उनकी माँ उन्हें गोद में बिठाकर लोरी सुनाया करती थी और सांसारिक जो जो समाज है वहाँ पर होने वाले अत्याचारों से उन्हें बचाया करती थी अपने आंचल में छुपाकर। तो ग्रामीण जीवन शैली, गांव में प्रचलित घरेलू उपचार और माँ से जुड़ी यादों का वर्णन है। कोइया एक प्रकार का जल पुष्प है, इसे कुमुद और कोकाबेली भी कहते हैं। शरद ऋतु में जहाँ भी पानी एकत्र होता कोइया फूल उग जाता, अपने आप उग जाता। शरद की चांदनी में कोइया की पत्तियां तथा उजली चांदनी एक सी लगती है। इस पुष्प की गंध अत्यंत मादक थी, बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही सुगंधित हुआ करता था। यह पुष्प अपने आप ये शरद ऋतु में उग जाया करता था, जहाँ जहाँ भी कहीं पर भी पानी होता था तो वहाँ ये उग जाता था, पानी एकत्र होता और वहाँ पर ये पौधा अपने आप उग जाया करता था। इसकी गंध जो है वो चारों ओर फैलती चली जाती थी। तो ये अपने गांव बिस्कोहर की बात वो करते हैं। लेखक के अनुसार बच्चे का माँ से संबंध भी अद्भुत होता है। बच्चा जन्म लेते ही माँ के दूध को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और नवजात शिशु के लिए दूध अमृत के समान होता है। बच्चा माँ से सिर्फ दूध ही ग्रहण नहीं करता, उससे उसके संस्कार भी ग्रहण करता है। उसके चरित्र तथा व्यक्तित्व निर्माण है वो भी उसमें सहायक होता है। तो अपनी माँ से अपने रिश्ते और उनसे जुड़ी हुई यादों का वर्णन करते हुए यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जो माँ है, बच्चा केवल माँ का जो दूध होता है जो शिशु को मिलता है बचपन में, वो अमृत के समान होता है। और वो ना केवल दूध अमृत के समान केवल उसके शारीरिक रूप से उसे तंदुरुस्त रखने के लिए ही नहीं, बल्कि उसके चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण भी जो है माँ से उसे मिलता है। बच्चा सुगबुगाता है और रोता है, माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी मारती है, फिर भी बच्चा माँ से लिपटा रहता है। बच्चा माँ के पेट से गंध स्पर्श भोगता है और बच्चा दांत निकलने पर टीसता है, अर्थात हर चीज़ को दांत से काटता है। तो माँ को वो काटता भी होगा
जिस समय वो दूध ग्रहण करता होगा या तरह तरह से माँ को चोट भी लगती होगी और माँ भी उसे मारती होगी, फिर भी वह बहुत सी चीज़ें जो हैं वो माँ से ग्रहण करता है। तो माँ से दी हुए उपचार और जो घरेलू चीज़ें हैं और इसके साथ ही उस व्यक्तित्व का निर्माण और चारित्रिक चित्रण जो है वो सहायक होने में एक अच्छे संस्कार उत्पन्न करने में वह कितना उपयोगी सिद्ध होता है, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। बताते हैं कि चांदनी रात में खटिया पर बैठकर जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब बच्चा दूध के साथ चांदनी भी पीता है। अर्थात चांदनी माँ के समान स्नेह, आनंद तथा ममता देती है। माँ से लिपटकर बच्चे का दूध पीना जड़ से चेतन होना है। वो जड़ है, जड़ से चेतन होना है। चेतन अवस्था यानी जागरूक होता है, चीज़ों को समझने का प्रयास करता है, यानी मानव को जन्म लेने की सार्थकता प्रदान करता है। और विश्वनाथ अभी माँ का दूध पीता था और उसका विश्वनाथ यानी विश्वनाथ, तो उसका छोटा भाई आ गया था। माँ के दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया, विश्वनाथ का दूध छूट गया और विश्वनाथ को उनके 3 साल होने तक पड़ोस की जो कसेरिन दाई है उसने पाला। माँ का साथ दाई ने ले लिया था उनका जो स्थान है, और यह विश्वनाथ पर अत्याचार था। तो विश्वनाथ पर क्या अत्याचार था कि जब छोटा भाई हुआ तो माँ के दूध से उसका अधिकार छिन गया और अब माँ की जगह दाई माँ उसे संभाला करती थी। तो यह विश्वनाथ पर अत्याचार था। तो यहाँ लेखक अपनी बात करते हैं। दिलशाद गार्डन में लेखक बत्तखों को देखता है और बत्तख जो है अंडे देने के समय पानी छोड़कर ज़मीन पर आ जाती है, और लेखक ने एक बत्तख को कई अंडे होते हैं उसको देते हुए देखा था। लेखक बताते हैं कि बतख माँ तथा मानव शिशु माँ में कई समानताएं हैं, वो काफ़ी सिमिलर हैं दोनों। यानी जो मानव शिशु माँ है और जो बतख माँ है वो काफ़ी सिमिलर हैं। जिस प्रकार बतख पंख फैलाकर अंडों को दुनिया की नज़रों से बचा कर रखती है, अपनी पैनी चोंच से सतर्कता से, कोमलता से अपने पंखों के अंदर छुपा कर रखती है, हमेशा निगाह कौवे के नाक पर रखती है कि कौवा उसके बच्चों को कहीं कोई हानि ना पहुंचा दे, उसी प्रकार माँ शिशु जो है, मानव शिशु माँ जो है वो अपने बच्चों को दुनिया की नज़रों से बचाती है और मुसीबतों से बचाती है, ताकि उसकी रक्षा करती है, ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा सके और कोई भी संकट उसके नज़दीक ना आ सके। गर्मियों की दोपहर में लेखक घर से चुपचाप बाहर निकल जाता है। लू लगने पर माँ धोती या कमीज से गांठ लगाकर प्यास बांध देती थी। तो ये उपचार था, लू से बचने का एक उपचार था जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी होता है कि गर्मियों में जब बच्चे बाहर निकला करते थे तो लेखक बताते हैं कि वो जब बाहर निकला करते थे तो माँ क्या करती थी कि धोती में या कमीज में गांठ लगाकर प्यास बांध देती थी, जिससे लू लगने पर कच्चे आम का पन्ना पिला दिया करती थी। आम को भूनकर, उबाल कर, गुड़ या चीनी में रखकर शरबत पिला दिया करती थी और देह में लेपा जाता था। तो इसी प्रकार से नहाया जाता था, उससे भी सिर धोया जाता था ताकि लू से बचे रहें। और लू लग जाती थी तो आम पन्ना इन सब चीज़ों को पिलाकर, गुड़ को चीनी को मिलाकर शरबत बनाकर लेप लगाए जाते थे। इस तरह के उपचार ग्रामीण क्षेत्रों में ये हुआ करते थे। तो ये सारी यादें लेखक के बचपन से जुड़ी हुई हैं। बिस्कोहर में बरसात आने से पहले बादल ऐसे घिरते हैं कि दिन में ही अंधेरा हो जाता है। बरसात कई दिन तक होती है जिसके कारण घर की दीवार गिर जाती है तथा घर धंस जाते हैं। तो प्राकृतिक आपदा के चलते या अधिक बरसात के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में क्या परिवर्तन आता है, जब ज़्यादा बरसात हो जाती है तो कैसे वहाँ के घर, कच्चे मकान जो हैं वो धंस जाते हैं और लगातार बरसात होने से चारों ओर कीचड़ फैल जाता है। बरसात आने पर पशु पक्षी सभी पुलकित हो उठते हैं। बरसात में कई कीड़े भी निकल आते हैं और उमस के कारण मछलियाँ मरने लगती हैं। पहली बारिश में दाद, खाज, फोड़ा, फुंसी ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है, आज भी आप सबने देखा होगा कि आपके भी मुंह पे पिंपल्स या ये सब चीज़ें निकलती हैं, तो आपकी माँ ने भी कभी आपसे कहा होगा कि पहली बरसात जब होगी तो उसके पानी को अपने मुंह पर या अपने शरीर पर इस्तेमाल करें, उपयोगी होगा वो, उससे वो ठीक हो जाएंगे जो भी दाग होंगे आपके चेहरे पर। तो इस तरह की धारणाएं और उपचार ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ करते थे। ये बिस्कोहर गांव की बात कर रहे हैं। बिस्नाथ यानी विश्वनाथ त्रिपाठी अपने गांव का वर्णन करते हैं और वहां से जुड़ी हुई तरह तरह के जो प्रसंग हैं हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मैदानों, खेतों तथा जो तालाब थे और वहाँ तालाबों में कई प्रकार के सांप होते थे। सांप को देखने में डर लगता था, रोमांच दोनों था, यानी डर और रोमांच दोनों हुआ करता था। ढूढ़ा और
जो गिद्धवा है विषहीन होते थे और डोडहा को वामन जाति का मान कर मारा नहीं जाता था और घामिन भी विषविहीन होता था। घेर कडाइन जो था या बटिहात जो था और गोहुअन खतरनाक है, जिसमें से सबसे अधिक गोहुअन खतरनाक है, जिसे जो है फेटांश भी कहते हैं। तो वहाँ के सांप का वर्णन है कि मैदानी और खेत और जो तालाब थे वहाँ पर किस तरह के विषहीन सांप रहा करते थे और कौन से एक विषहीन सांप हुआ करता था, एक विष वाला सांप हुआ करता था, उसे क्या कहा जाता था, कौन सा सांप जो है वो खतरनाक हुआ करता था बिस्कोहर गांव में। तो गांव में ग्रामीण चित्रण प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हैं। गांव में लोग प्रकृति के बहुत निकट हैं। लेखक के अनुसार फूल केवल गंध ही नहीं देता बल्कि दवा भी है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए कैसे दवा का काम भी करते हैं उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। क्योंकि गांव में कई रोगों का इलाज फूलों द्वारा ही किया जाता है। फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है और गुड़हल के फूल को देवी का फूल मानते हैं और बैर के फूल सूंघने से बर्रे तेरैया का डंक झड़ता है। आम के फूल कई रोगों के उपचार में काम आते हैं। नीम के पत्ते, फूल चेचक में रोगी के समीप रहते हैं। तो आम के फूल जो हैं वो कई रोगों में काम आते हैं और इसी के साथ जो नीम के पत्ते हैं वो चेचक बीमारी से उसके जो रोगी होते हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं और इन फूलों से कई तरह की महामारियों को दूर किया जाता है। तो ये गांव के प्राकृतिक रूप से किए जाने वाले उपचारों का वर्णन है। लेखक के गांव में कमल भी खिलते थे। हिंदुओं के यहाँ कमल पत्र पर भोजन परोसा जाता था। कमल पत्र की पुरैन भी कहते थे तथा कमल का या कमल की जो नाल को सीन कहते थे और कमल ककड़ी केवल बिक्री के लिए प्रयोग की जाती थी। गट्टा, कमल बीज खाए जाते थे। तो ये जो प्राकृतिक सब्जियां हैं यानी कैसे बनाई जाती थी और वो सब खाया जाता था उसका वर्णन है। अपने एक रिश्तेदार के घर लेखक ने एक रूपवती अपनी उम्र से बड़ी औरत देखी जिसकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई और लेखक को प्रकृति के समान ही वह औरत आकर्षक लगी। तो लेखक ने एक बड़ी उम्र की रूपवती स्त्री को देखा जो बहुत सुंदर लगी और हृदय में उनके बस गई। उन्होंने उसमें एक प्रकृति के समान ही छवि देखी और प्रकृति के समस्त दृश्य, जूही की लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू, उन्हें वह औरत नजर आने लगी। उस औरत में उन्हें क्या क्या नजर आया? समस्त दृश्य नजर आ गए प्रकृति के, जूही की लता हो, चांदनी की छटा हो या फूलों की खुशबू। लेखक को लगा सुंदर प्रकृति नारी के सजीव रूप में आ गई हो, जैसे प्रकृति जो है वो नारी के रूप में आ गई हो। तो मानवीयकरण कर दिया उस स्त्री को, एक किस प्रकार से एक वृक्ष और प्रकृति के स्वरूप के रूप में देखा लेखक ने। लेखक जिस औरत को देखकर समस्त प्रकृति के सौंदर्य को भूल गया, उससे अपनी भावनाओं का इजहार ना कर सका और वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने रहती थी। आंखों में कैसी व्यथा लिए दिखती थी। वह इंतज़ार करती थी, देखती थी और लेखक के लिए वह हर कला के अवसाद जो अस्वाद में वह मौजूद है और लेखक के लिए हर सुख दुख में जोड़ने की सेतु है। स्मृति के साथ मृत्यु का बोध सजीव तौर पर जुड़ा हुआ है। तो कैसे जो लेखक हैं वो देखते हैं उस औरत को और उसके सौंदर्य से मुग्ध हो जाते हैं और प्रकृति स्वरूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर प्रकृति स्त्री होती तो इसी रूप में होती। वह स्त्री क्या पहना करती थी? सफ़ेद साड़ी और आंखों में एक व्यथा लिए घूमती थी और इसी को वह देखा करते थे। उसके सुख दुख से वो जुड़ जाया करते थे लेखक और एक सजीव मृत्यु की बोध जो है स्मृतियाँ उनके मन में आने लगती थी। आज हमने बिस्कोहर की माटी कहानी के जो मुख्य बिंदु हैं, स्मरणीय बिंदु, यह कहानी इन्हीं आधारों पर घूमती है। प्राकृतिक चित्रण के साथ साथ माँ के साथ संबंध, जो लेखक हैं विश्वनाथ का, और उनके गांव में होने वाली तरह तरह से बारिश और बिजली कड़कना या घरों का धंस जाना, कीचड़ होना तरह तरह से, और उपचार के लिए आम पन्ना पीना और प्याज को दबाकर चलना और बतख से वर्णन करना। इसके साथ ही कैसे उन्हें एक स्त्री पसंद आई थी और उन्हें जो उनसे उम्र में बड़ी थी और वो कैसे उन्हें एक प्रकृति के रूप में देखते हैं, इन सब का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो इस पाठ को आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे और पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।